नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल वन नेशन वन एग्ज़ाम पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का चतुर्थ प्रश्न पत्र यानी गणित के आज तक के पूछे गए सभी लघु अति लघु उत्तरीय प्रश्न। दोस्तों, यह 1 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि यह वही प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए हैं, या फिर वह भी प्रश्न शामिल हैं जो इस वर्ष आपसे पूछे जा सकते हैं। इसलिए वीडियो एंड तक देखिएगा। साथ ही साथ चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पे क्लिक कर दें और इस वीडियो को सहपाठियों के साथ अपने शेयर करें। इसके अलावा अगर आपको यह पीडीएफ प्राप्त करनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, जहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य सब्जेक्टों की भी वीडियोस आप डिस्क्रिप्शन में लिंक द्वारा प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो पहला प्रश्न है वह है, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है। इस मैदान की एक भुजा 125 मीटर है, तो दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे जो भुजा है वह मीटर में दी हुई है, परंतु क्षेत्रफल जो है हेक्टेयर में दिया है। तो आप इन दोनों को एक इकाई में बदल लें। तो आपको पता होगा कि 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको 0.5 यानी 0.5 क्या होता है दोस्तों, यह होता है आधा। तो आपको आधे हेक्टेयर की बात कर रहा है, तो यहाँ पे आधा हेक्टेयर हो जाएगा 10,000 का आधा यानी 5,000 मीटर स्क्वायर। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि 0.5 हेक्टेयर बराबर 5,000 वर्ग मीटर। अब आपको आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होगा। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, या फिर भुजा गुणे भुजा, जिसमें आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है 5,000 और आपको एक भुजा दी हुई है 125। तो जो जहाँ दिया हुआ है सब कुछ फॉर्मूले में रख देंगे। इसके बाद 125 जो है वो दाईं तरफ भुजा से गुणा हो रहा है, तो वह बाईं तरफ जाकर दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ 5,000 बटे में 125 आ गया, जिसको हम कट करेंगे, यानी 125 की अगर पहाड़ा हम पढ़ते हैं 40 बार तो वह 5,000 पूरा पूरा कट जाएगा। तो दूसरी भुजा आ जाएगी हमारी 40 मीटर, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। समीकरण x/3 + x/2 बराबर 10 को हल करो। तो दोस्तों, जब भी फ्रैक्शन में हो जो हर होता है उसका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो 3 और 2 का एलसीएम आएगा दोस्तों 6। आपका जो पहला फ्रैक्शन था x/3, इसमें 3 का एलसीएम 6 आया, यानी आपने यहाँ पे 2 से गुणा किया, तो ऊपर भी 2 से गुणा करेंगे, इसीलिए यहाँ 2x हो गया है। इसी प्रकार जो दूसरा फ्रैक्शन था उसमें आपने नीचे 3 से गुणा किया, तभी तो एलसीएम 6 आया, तो ऊपर भी 3 से गुणा करेंगे, यानी ऊपर आपका हो जाएगा 3x। ठीक है, आपकी बाईं तरफ ये हो गया 2x + 3x यानी 5x/6, और दाईं तरफ है 10। अब जो यहाँ पे हर है वह दाईं तरफ जाके इधर भाग हो रहा है तो उधर गुणा हो जाएगा। ठीक है, और जो 5 गुणा हो रहा है वह दाईं तरफ जाके भाग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो x बराबर 60/5 आ जाएगा, और 5 से जब हम 60 को काटेंगे तो यह 12 बार में कट जाएगा। तो यही आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, या फिर उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। दोस्तों, चित्र में आपको 2 ट्रायंगल दिए हुए हैं ABC और PQR, 2 समरूप त्रिभुज हैं। दोस्तों, समरूप त्रिभुज क्या होता है? जो दिखने में एक जैसे होते हैं, परंतु जो आकृति होती है वह छोटी बड़ी होती है, और जिसका जो नियम होता है कि जो साइड बराबर है बटे में दूसरी साइड बराबर, जो साइड बराबर है उसके बटे में दूसरी साइड, यानी जैसे कि यहाँ पे फ्रैक्शन लिखा हुआ है। तो आप देख रहे होंगे BC बराबर 2 सेंटीमीटर है और AB बराबर 3 है। तो आप क्या करेंगे, यह जो आपको BC दिख रहा है, BC जो समरूप है उसी साइड के बटे में लिख लेंगे, यानी BC बटे में यह QR हो जाएगा। और इसी प्रकार अगर जो लंब ले रहे हैं या फिर जो आप यह कर्ण ले रहे हैं, तो कर्ण के बटे में बराबर कर्ण के बटे में कर्ण आएगा। और आपने BC यानी इस छोटे ट्रायंगल से शुरू किया है, तो पहले हम इसी ट्रायंगल को लेंगे, यानी AB बटे में PQ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपको BC दिया हुआ है तो यहाँ 2 पुट करेंगे, इसके अलावा AB दिया हुआ है तो यहाँ 3 पुट करेंगे, इसके अलावा आपको QR दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है। तो यानी 3 चीज़ें आपको दी हुई हैं जहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई या त्रिज्यक गुणा करके चौथी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ देख रहे हैं आपको 3 वैल्यू दी हुई हैं, चौथी ज्ञात करनी है। तो जो ज्ञात करनी है उसको बाईं तरफ ले जाइए x, और जो हमको ज्ञात है या जो नंबर है उनको सबको दाईं तरफ ले जाइए। तो यह है इधर भाग हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके गुणा होगा, और जो गुणा हो रहा है या अंश में है वो दूसरी तरफ हर में चला जाएगा। तो यही आपका उत्तर होगा 3/9/2, जिसको आप 4.5 भी लिख सकते हैं। यही आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। अगला प्रश्न है, टैली चिन्ह लगाकर निम्नलिखित संख्याओं को बारंबारता सारणी में बनाइए। तो दोस्तों आपको बारंबारता सारणी बनानी है साथ ही टैली चिन्ह के साथ। तो टैली में आप याद रखिएगा कि 1 2 3 4 इस प्रकार लिखते हैं, और 5वें के टाइम आपको इस प्रकार कट करना होता है, और पुनः यह 5 हो गया, पुनः इसके बाद 6 के लिए 1 लिखना होता है। इसी प्रकार हर बार 4 के बाद 1 5वां कट करना होता है। ठीक है दोस्तों, तो यह जो आपके आंकड़े दिए हुए हैं यह पहले आप किसी ऑर्डर में कर लेंगे, जैसे कि आरोही क्रम में यहाँ कर लिया गया है। इसके बाद आप इसको लघु रूप में प्रदर्शित करने के लिए वर्ग अंतराल में कर लेंगे। ठीक है, जहाँ से जो ये आंकड़े हैं आपके यह 12 से आपको 20 के अंतर्गत दिख रहे हैं, तो आप इक्वल आंकड़े में इसको विभाजित कर लेंगे। जैसे 10 से 15 यानी 5 का अंतर है, ऐसे ही 15 से 20 में कर लेंगे। फिर बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी में आप वह लिखेंगे जो 10 से 15 के बीच में जो अंक आए हैं वह कितनी बार आए हैं। तो 9 बार आए हैं, यह 12 12 13 13 14 14 14 के बाद दोस्तों 15। यहाँ पे आपने जो यह 10 से 15 लिखा है इसमें आपने 5 जो लिए हैं वह 11 से 11 12 13 14 15 है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा 15 से 20 में क्या है दोस्तों, आपके 15 को छोड़ के 16 से है। ठीक है, तभी यह 3 बार 16 जो हैं वह 15 से 20 में आए हैं। इसके बाद टैली क्या करेंगे, 9 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी प्रकार 3 है तो 1 2 3। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है 0 यानी होल नंबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में समीकरण और सर्व समीका छांटकर उत्तर लिखिए। तो दोस्तों सर्व समीका वह होती है जिसके LHS और RHS दोनों बराबर होते हैं। तो जो यह बाईं तरफ लिखा है इसको आप गुणा करेंगे तो 2x + 2 ही आएगा, जो दाईं तरफ भी लिखा हुआ है। तो यह सर्व समीका हो जाएगा, जबकि जो समीकरण होता है उसमें बाईं तरफ कुछ और होता है और दाईं तरफ कुछ और होता है। अगला प्रश्न है, 83 के अंकों को परस्पर बदलने पर, यानी 83 लिखा हुआ है तो जो इकाई है उसको दहाई पे कर दीजिए, यानी 83 में से यह आगे आ जाएगा, यह इधर पीछे चला जाएगा। अब आपको यहाँ से 83 में से 38 घटा देना है। तो दोस्तों जो मूल संख्या घटाने पर आएगी वह कौन सी संख्या मिलेगी, तो वह 45 मिलेगी। अगला प्रश्न है, समीकरण जो दिया हुआ है इसको आपको हल करना है। तो दोस्तों जो हमें ज्ञात नहीं है यानी x, उसको हम कैसे भी बाईं तरफ लाएंगे। इसके अलावा जो हमें ज्ञात है यानी जो आपके अचर हैं जैसे 3 और 18 उसको दाईं तरफ रखेंगे। ठीक है, तो यह जो -6 है इसको -6x है इसको हम बाईं तरफ लाएंगे तो पहले क्या हो जाएगा दोस्तों, -4x प्लस का 6x। इसी प्रकार जो 3 है इसको दाईं तरफ ले जाएंगे तो -18 -3 हो जाएगा। तो यह क्या होगा, 6 में से 4 घट जाएगा तो 2x बराबर -21। यह 2 गुणा हो रहा है तो इधर जाके भाग हो जाएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा, या फिर इसको आपको 10.5 भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक कक्ष की लंबाई 11 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर और ऊंचाई दी हुई है। कक्ष की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है 2AB × H या फिर L + B × H। तो दोस्तों जो जो फॉर्मूले में आपको पता है वह रख दीजिए। तो लेंथ दी हुई है 11 रख देंगे, ब्रेथ दिया हुआ है 8 वह भी रख देंगे, और H यानी हाइट दी हुई है 5 तो वह भी फॉर्मूले में रख देंगे। इसके बाद आप इसको बॉड मास के अनुसार हल कर लेंगे। तो पहले ब्रैकेट को हल करेंगे तो 11 + 8 19 हो जाएगा, और उसके बाद यह हम सब गुणा कर लेंगे तो 190 मीटर वर्ग आ जाएगा, यानी
90 वर्ग मीटर। अगला प्रश्न है 10 एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान ज्ञात कीजिए, जबकि आपको x प्लस 1/x दिया हुआ है। तो दोस्तों जो बिना स्क्वायर वाला टर्म है, जैसे ये द्विघाती है, यह जो बिना स्क्वायर वाला है हम इसी में वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। तो जो बाईं तरफ है वह a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, a² प्लस b² प्लस 2ab, 2a और b। तो आप जो देख रहे हैं यह x अंश में भी है और हर में भी है, तो कट जाएगा। यानी क्या हो गया आपका, बाईं तरफ x² प्लस 1/x² प्लस 2 और दाईं तरफ 2 का वर्ग यानी 4। अब यह जो 2 है इसको हम दाईं तरफ भेज देंगे, तो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और 4 में से 2 गया 2, यानी x² प्लस 1/x² की वैल्यू आ गई 2, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है परिमेय संख्या -7/9 -5/21 और 2/-3 का आरोही क्रम लिखिए। तो दोस्तों जब भी आपको आरोही क्रम की बात करता है तो आपको जो हर हैं वह बराबर कर लेने होंगे। बराबर कैसे करेंगे, एलसीएम लेंगे, 9, 21 और 3 का एलसीएम ले लीजिएगा इस प्रकार करके। तो जो एलसीएम आएगा वह 63 आएगा। साथ ही साथ मैं जो बता दूं कि जो हर में माइनस लगा है इसको आप अंश में भी भेज सकते हैं, जिससे यह तीनों टर्म है वह माइनस के हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप चाहें तो माइनस कॉमन ले लें या ना लें, क्यों। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपने एलसीएम ले लिया 63, तो 9 का 63 आया, यानी 7 से गुणा हुआ तो अंश में भी 7 से गुणा हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ 15 हो जाएगा और यहाँ 42 हो जाएगा। उसके बाद माइनस से जब अंदर गुणा करेंगे तो जो संख्या जितनी बड़ी होगी वह उतनी ही छोटी होगी, क्योंकि माइनस लगा है। तो जो 49 होगा वह सबसे छोटा होगा, उसके बाद 42 होगा उससे बड़ा, उसके बाद 15 होगा सबसे बड़ा। तो यह आरोही क्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्लेटो का जन्म 429 ईसा पूर्व में हुआ था तथा 348 ईसा पूर्व में दिवंगत हुए। वे कितने वर्षों तक जीवित रहे। तो दोस्तों जब भी इस प्रकार का दिया होता है तो आप क्या करेंगे, यह जो 429 है इसमें से 348 को घटा देंगे, जितने वर्ष आए यही आपका उत्तर हो जाएगा 81 वर्ष। अगला प्रश्न है x ब्रैकेट में y माइनस एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में z माइनस एक्स प्लस z ब्रैकेट में x माइनस वाई को मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों यह जो x है इसका y के साथ गुणा होगा, फिर z के साथ गुणा होगा, साथ ही साथ हम माइनस का ध्यान रखेंगे। तो x का y के साथ गुणा होगा तो एक्स वाई, x का जब z के साथ गुणा होगा तो माइनस एक्स जेड। इसी प्रकार यह भी गुणा हो जाएगा और इसके बाद इसी प्रकार यह भी गुणा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि जो एक्स वाई है वो यहाँ प्लस का है और यहाँ माइनस का है, तो कट जाएगा, और यहाँ एक्स जेड है वह माइनस का है और यहाँ प्लस का है तो यह भी कट जाएगा, और वाई जेड जो है यहाँ प्लस का है वो यहाँ माइनस का है तो यह भी कट जाएगा। यानी जैसे एक में से एक घटाते हैं तो यह प्लस का है, यह माइनस का है, तो कट के शून्य आता है तो यह भी शून्य आ जाएगा। इस प्रकार आपको काट के दिखाना नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप सीधे शून्य लिखेंगे उत्तर अगले स्टेप में। अगला प्रश्न है एक रेलगाड़ी की चाल दी हुई है और उसका समय दिया हुआ है, तो आपको दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी बराबर जो होता है वह होता है दोस्तों चाल गुणे समय। तो दोस्तों आपको चाल दिया हुआ है, समय भी दिया हुआ है, तो जो सब कुछ दिया हुआ है इसको गुणा कर लेना है। तो x का इसके साथ गुणा होगा, फिर x का इसके साथ गुणा होगा, फिर x का इसके साथ गुणा होगा, इसी प्रकार 2 का इसके साथ गुणा होगा, फिर इसके साथ और फिर इसके साथ गुणा होगा। तो दोस्तों गुणा करेंगे जब आप तो आपका उत्तर आ जाएगा x³ प्लस 5x² प्लस 8x प्लस 4, यही आपका उत्तर हो जाएगा, यानी दूरी हो जाएगी। अगला प्रश्न है x प्लस 1/x बराबर 5 दिया हुआ है और x² प्लस 1/x² का मान ज्ञात करना है। दोस्तों अभी मैंने रिसेंटली इसी प्रकार का क्वेश्चन कराया कि जो द्विघात नहीं है उसका हम वर्ग कर देंगे, यानी इसका वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x² प्लस b² प्लस 2ab बराबर 5 का स्क्वायर यानी 25। यह आपस में कट जाएंगे और यह 2 इधर प्लस का है तो दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, और 25 में से 2 घटेगा तो 23 हमारा उत्तर आ जाएगा, क्योंकि बाईं तरफ बच रहा है x² प्लस 1/x² और इसी की वैल्यू ज्ञात करनी थी।
अगला प्रश्न है -9/11 का योगात्मक प्रतिलोम बताइए। तो दोस्तों योगात्मक प्रतिलोम वह होता है जैसे जो संख्या दी हुई है बस वही संख्या लिख दीजिए, बस साइन बदल दीजिए, क्योंकि इसका योग करने पे शून्य आना चाहिए। तो माइनस का है तो हमने प्लस का लिख दिया, इसी प्रकार प्लस का है प्रश्न में तो हम माइनस का लिख देंगे, चाहे वो फ्रैक्शन में हो चाहे किसी रूप में भी हो। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, साथ ही साथ उसकी ऊंचाई दी हुई है, तो आपको आधार ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आधा आधार गुणे ऊंचाई। तो हम क्षेत्रफल दिया है तो उसकी जगह 48 रखेंगे और ऊंचाई दी हुई है तो उसकी जगह 8 रखेंगे। इसके बाद देखेंगे क्या कुछ आपस में कट रहा है, तो बाईं तरफ का जो अंश है वो दाईं तरफ के अंश से कट रहा है 6 बार में। अब यह जो 2 है इधर हर में है तो दूसरी तरफ अंश में जाएगा तो 6 दूनी 12 हो जाएगा और यही आपका आधार आ जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों बॉड मास से रिलेटेड। तो दोस्तों बॉड मास में क्या करते हैं, सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, उसके बाद डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्सट्रैक्शन करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो -5 है उसको ऐसे ही रखेंगे, फिर यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 45, और अगला स्टेप हो जाएगा यहाँ भी हम ब्रैकेट हटाएंगे तो बटे में माइनस का 15 आ जाएगा और यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ गुणा हो रहा है तो 5 3 15 हो जाएगा। यहाँ पे 15 3 45 और यह माइनस जो हर में है वह ऊपर भी चला जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो -5 -3 -15 आ जाएगा, और यहाँ सब जगह माइनस है तो आप एक बार चाहे तो माइनस कॉमन ले सकते हैं। उसके बाद सबको जोड़ दीजिए, 15 5 20 20 3 23, उसके बाद माइनस से गुणा कर दीजिए तो माइनस का 23 आपका उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों XY YZ ZX का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो दोस्तों क्या होगा, इनको ब्रेक कर लीजिए या फिर जो भी कॉमन है उनको कॉमन लेते हुए आंसर लिख दीजिए। तो XY है यहाँ पे आपका X गुणे Y हो जाएगा, YZ है तो आपका Z गुणे Y गुणे Z हो जाएगा, इसी प्रकार ZX है तो आपका Z गुणे X हो जाएगा। तो इसमें जो भी आपका कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लीजिए और वही आपका LCM हो जाएगा, यानी LCM आ जाएगा XYZ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे उत्तर गलत लिखा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं जो पूछा हुआ है, आपको इसमें भी LCM ज्ञात करना है। तो दोस्तों यह फॉर्मूला होता है a² - b² बराबर a + b a - b, और दूसरा है a - b, इसको एज इट इज़ रखेंगे, और LCM में क्या होता है जो कॉमन होता है उसको कॉमन ले लेते हैं, उसके अलावा जो बच जाता है उसको भी ले लेते हैं। तो यानी एक ब्रैकेट में आएगा a - b और दूसरे ब्रैकेट में a + b आएगा, और पुनः ये फार्मूला है तो फिर हमारा उत्तर हो जाएगा a² - b²। अगला प्रश्न देखते हैं XY और X² Y² और X³ वो Y³ का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ऐसे जहाँ पे XY कॉमन टाइप की चीज़ें हों तो आपको जो हाईएस्ट महत्तम समापवर्तक में क्या करना होता है, जो लोवेस्ट फॉर्म होती है उसको लिखना होता है। ठीक है दोस्तों, यानी जो कॉमन होता है तो पहले को ब्रेक करेंगे तो XY आ जाएगा, दूसरे को ब्रेक करेंगे तो X × Y X × Y आ जाएगा, इसी प्रकार तीसरे को ब्रेक करेंगे तो X गुणे Y आ जाएगा। तो आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना होता है, यानी वही लेना है जो तीनों में कॉमन हो, तो X और Y आपका उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित को सरल कीजिए। तो दोस्तों जो दिया हुआ है इसके बीच में माइनस लगा है तो जो दूसरा ब्रैकेट है उसके सबके साइन बदल जाएंगे, यानी X जो है वह प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, और Y जो है वो माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और Z जो है वो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। इसके बाद X जो है X के साथ हल होगा, साइन अपोजिट है तो यह कट जाएंगे, Y के साथ हल होगा, दोनों साइन सेम है तो जुड़ जाएंगे, और Z के साथ हल होगा, दोनों साइन अपोजिट है तो कट जाएगा, और यही आपका 2Y उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखिट को सरल कीजिए। दोस्तों यहाँ ब्रैकेट के बीच में दोनों ब्रैकेट के बीच में प्लस लगाया है तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, और साथ ही साथ a² को हम a² के साथ हल कर देंगे तो a² और यहाँ लिखा है -4a², तो दोस्तों अपोजिट साइन है तो घट जाएगा तो 3a² हो जाएगा, और बड़ी संख्या के सामने वाला साइन लग जाएगा। इसके बाद 8ab है तो ab के साथ सॉल्व होगा तो 8 और 3 11ab हो जाएगा, और इसके अलावा 5
और 8 भी जुड़ जाएंगे तो उत्तर हो जाएगा 13। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे 11 AB होगा और यही आपका उत्तर हो जाएगा -3A² + 11AB + 13। अगला प्रश्न है, यह जो दिया हुआ है इसको आपको गुणा करना है। तो दोस्तों क्या करना होगा, आप जो नंबर है इनका अलग से गुणा कर लीजिए। 15 चौके 60, तो यहाँ 60 आ गया। इसके अलावा जितनी बार x है उतनी घात लग जाएगी। तो यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार है, तो x की घात 3। यहाँ y 3 बार है, यहाँ 2 बार है, तो y की घात 5। यहाँ z 1 बार है, यहाँ 2 बार है, तो z की घात 3। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें क्या करना है, पहला जो संख्या दिया हुआ है उसको भाग करना है दूसरी संख्या से। तो आप नंबर का आप अलग से कर सकते हैं। तो 14 जो है 56 को काट देगा 4 बार में, तो जो नंबर आया उसका हमने डिवाइड कर लिया 4। इसके अलावा जो आपके चर हैं उनको क्या करेंगे, यहाँ से घट जाएंगे, जैसे पिछले में जुड़ रहे थे यहाँ से कम होते जाएंगे। तो यहाँ x की घात 5 है, यहाँ x की घात 1 है, तो 1 घटेगा और x की घात 4 बचेगा। इसी प्रकार y यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो जो ऊपर है वह 3 है, नीचे वाला 2 कम हो जाएगा, तो y सिंगल बचेगा। और इसी प्रकार z नीचे है ही नहीं, तो ऊपर एज इट इज़ z बचा रहेगा। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यह घातांक के नियम के अनुसार हो रहा है। तो अगर आपने घातांक की वीडियो नहीं देखी है तो वह भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, उदाहरण देकर दिखाइए कि घन पूर्णांकों में योग की संक्रिया योग पर वितरित नहीं होती। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा, यह नियम जो है वह गुणा का है। गुणा में क्या होता है, a गुणे b + c लिखा रहता है, तो यह वितरित हो जाता है, यानी a गुणे b + a गुणे c हो जाता है। तो आपको दिखाना है कि यह जोड़ में यह जो नियम होता है यह फॉलो नहीं होता है। तो आप कैसे दिखाएंगे, एक बार ये ऊपर वाले से आप यहाँ गुणे की जगह जोड़ रख के इसको हल करेंगे। जैसे इसको जोड़ेंगे तो यह जो इससे पहला जोड़ा हुआ है, तो 6 4 10, 10 2 12, यानी ऊपर वाले से आपका 12 आ रहा है। और एक बार नीचे वाले से करेंगे तो यहाँ गुणे की जगह प्लस हो जाएगा, तो नीचे वाले से करेंगे तो आपका 16 आ रहा है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि 1 से 12 आ रहा है, 1 से 16 आ रहा है। तो यही लिखा है, अर्थात योग की संक्रिया योग पर वितरित नहीं होती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं में घन पूर्णांकों को बताइए। तो दोस्तों सिर्फ आपको जो वही बताने हैं जो पूर्णांक हो और घन हो, यानी पॉजिटिव हो। तो पहला निगेटिव है, दूसरा परिमेय संख्या है, तीसरा इसको अगर हम हल करते हैं तो यह भी निगेटिव आएगा। चौथा क्या है दोस्तों, 8/2 यानी 4 आएगा इसका उत्तर, तो यह सही है। 6 दूनी 12, यह भी हमारा घन पूर्णांक है, यह भी नहीं है। और यह भी हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो आपके उत्तर यह और यह आ जाएंगे। अगला प्रश्न है, योगात्मक तत्समक क्या होता है। तो दोस्तों शून्य को ही योगात्मक तत्समक कहते हैं, अर्थात इसका मतलब होता है किसी संख्या में शून्य को जोड़ा जाए तो उसमें कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, जैसे 7 में शून्य जोड़ा है तो 7 ही आ रहा है। अगला प्रश्न है, किसी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम उदाहरण सहित समझाइए। दोस्तों यहाँ पे योगात्मक प्रतिलोम बताना है, यानी यहाँ हल करने पे आंसर शून्य आना चाहिए। ये ऊपर वाले पे आंसर वही संख्या आनी चाहिए थी और प्रतिलोम में शून्य आना चाहिए, यानी जो संख्या आपको दी हुई है उसका बस साइन बदल के उसी संख्या को लिखना होता है। तो प्रत्येक पूर्णांक के लिए एक ऐसा पूर्णांक होता है जिसे दिए गए पूर्णांकों में जोड़ने पर योगफल शून्य हो जाए, यही होता है हमारा योगात्मक प्रतिलोम। इसी प्रकार आपका गुणात्मक तत्समक क्या होता है, यानी गुणात्मक तत्समक की जब बात करें तो हमको वही संख्या लानी है। ठीक है, तो यहाँ गुणा में एक जो होता है वह गुणात्मक तत्समक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, इसमें जो आपका रिजल्ट लाना है वह एक लाना है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या होता है, जैसे हम उसमें पॉजिटिव का निगेटिव कर देते हैं, इसमें हम जो अंश होता है उसको हर कर देते हैं और जो हर होता है उसको अंश कर देते हैं। जैसे 5/3 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 3/5, क्योंकि यह 3 से 3 कटेगा, 5 से 5 कटेगा और उत्तर 1 आ जाएगा। अगला प्रश्न है, यह जो दिया हुआ है इसको जोड़ना है। तो जब आपके हर हैं वह बराबर हैं तो आप सिंपली जैसे जोड़ते हैं वैसे जोड़ दीजिए और उसके बाद बटे में हर लिख दीजिए। तो 5 और हम -13 को जोड़ेंगे तो हमारा -8 आ जाएगा और जो हर है उसको हम सिंपली वैसे ही
लिख देंगे, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न भी इसी प्रकार है। जो हर है आपका समान है और यहाँ जब हर में माइनस लगा होता है तो हम उसको अंश में लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो -7/11 है और दूसरी तरफ 3/11 है। हर जो हैं वह हमारे समान हैं, तो हम जैसे नॉर्मल एडिशन करते हैं वैसे ही जोड़ देंगे, उसके बाद बटे में हर लिख देंगे। तो -7 + 3 करेंगे तो -4, और जो हर है उसको उसके बाद लिख देंगे। अगला प्रश्न है, इसमें पहला जो टर्म दिया है से, इसको घटाना है। जब घटाने की बात आती है तो जो बाद में लिखा रहता है या जिसको घटाना है उसके साइन अवश्य बदल दीजिएगा। तो यहाँ क्या हुआ है, जो बाद में लिखा है इसका देखिए साइन बदल गया है। इसके बाद यहाँ फ्रैक्शन में लिखा हुआ है और इसके जो हर हैं वो बराबर नहीं है, तो हम एलसीएम लेंगे। 12 और 8 का एलसीएम 24 आएगा। 8 3 के 24, तो अंश में भी 3 से गुणा होगा। 12 दूनी 24, तो अंश में भी 2 से गुणा होगा। इसके बाद हम इसको हल कर लेंगे तो -15 + 10 हो जाएगा -5, और जो हमने एलसीएम लिया था वो 24 बटे में आ जाएगा। यही आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। वहीं गुणा में क्या करना होता है, जो अंश होता है उसका अंश में गुणा, जो हर होता है उसका हर में गुणा। इसके अलावा अगर अंश का कोई अंक हर को काट रहा है या हर का कोई अंक अंश को काट रहा है तो हम लघुत्तम रूप लिखने की कोशिश करते हैं। जैसे 22 चौके 48 और 3 9 27, और माइनस है तो -9/4। अगला प्रश्न है 11x + 24 = 46 को हल कीजिए। तो जो हमें ज्ञात नहीं है उसको बाईं तरफ रखिए, बाकी सभी संख्याओं को दाईं तरफ भेज दीजिए। तो पहले हम 24 को भेजेंगे, जो दूसरी तरफ -24 होकर 46 में से घटकर 22 बचाएगा, और फिर जो गुणा हो रहा है वह भाग कर देगा दूसरी तरफ जाकर, और 22 में जब 11 से भाग देंगे तो उत्तर आ जाएगा 2। अगला प्रश्न है 5x - 7 = x + 5 को हल कीजिए। दोस्तों इसमें भी यही करना है, जो आपको ज्ञात नहीं है उसको बाईं तरफ रखिए, जो ज्ञात है वो दाईं तरफ रखिए। तो जो x है यह बाईं तरफ आ जाएगा, और 5x में से जब यह x घटेगा तो 4x बचेगा, और यह जो हमें ज्ञात है वह दाईं तरफ चला जाएगा। माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, तो 5 + 7 हो जाएगा 12, और यह हमारा आ जाएगा। इसके बाद अभी भी हमें x जो है वह 4x के टर्म में है, तो 4 जो गुणा हो रहा है वो दूसरी तरफ भेजेंगे तो भाग हो जाएगा, तो 12/4 हो जाएगा, यानी उत्तर आ जाएगा 3। अगला प्रश्न है 2 और ब्रैकेट में x - 1 = 10 - x को हल करिए। तो दोस्तों पहले आप गुणा कर लीजिए, उसके बाद x को बाईं तरफ कर लीजिए और बाकी सभी संख्याएं दाईं तरफ कर लीजिए। तो हो जाएगा यहाँ 2x - 2, और दाईं तरफ तो लिखा ही है शॉर्ट रूप में। अब हम क्या करेंगे, इस -2 को दूसरी तरफ भेजेंगे और इस -x को बाईं तरफ लाएंगे, तो हमारा बचेगा 3x = 12। अब यह 3 जो है वो गुणा कर रहा है, तो दूसरी तरफ भेजेंगे तो भाग हो जाएगा, और 3 चौके 12 यानी 4 उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न है x + 3 = 7, तो 3 को उधर भेज देंगे, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, यानी x = 4। अगला प्रश्न x/3 = 15, इधर भाग हो रहा है तो दूसरी तरफ जाएगा तो गुणा हो जाएगा, यानी 15 × 45, x = 45। यहाँ क्या है दोस्तों, यहाँ y की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो y को इधर रखें, बाकी सब उधर भेज दीजिए। तो -7 उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा और 9 हो जाएगा, और फिर इधर 3 गुणा हो रहा है तो उधर जाके भाग हो जाएगा, तो 9/3 यानी 3 × 9, तो y = 3। अगला प्रश्न है दोस्तों व्यंजक का। इसमें आपको फॉर्मूले ज्ञात होने चाहिए। तो x² - 9 लिखा है, जो a² - b² का रूप है, लघु रूप है, या फिर x³ जो -27 है वह भी a³ - b³ है। तो आप इसको पहले फॉर्मूले पे लिखिए, a + b a - b, और बटे में a - b दूसरे ब्रैकेट में a² + b² + ab, फिर जो कट रहा है उसको काट दीजिए और जो बचेगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यह प्रश्न फिर से आपसे पूछा गया है तीसरी बार इसी वीडियो में, तो आप इसे स्वयं से करिएगा और नीचे कमेंट कीजिएगा कि आपका उत्तर आया या नहीं आया। अगला प्रश्न देखते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। तो दोस्तों गुणात्मक प्रतिलोम में क्या करते हैं, जो हर होता है वह अंश हो जाता है, जो अंश होता है वह हर हो जाता है। साथ ही साथ अगर माइनस है तो माइनस एक और लिखेंगे, क्योंकि माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, और हमें उत्तर हमेशा 1 ही लाना होता है। अगला प्रश्न है 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 72 कम है। यानी अगर हम 7 पुस्तकों के मूल्य में से 72 को हटाते हैं तो हमारी 5 पुस्तकों का मूल्य आ जाएगा, यानी यह इक्वेशन हमें प्राप्त होगी। यहाँ से हम क्या करेंगे,
जैसा अब तक करते आ रहे हैं, एक्स हमें ज्ञात करना है तो एक्स को बाईं तरफ रखो, बाकी सभी संख्याओं को दाईं तरफ रखो। जो इधर माइनस हो रहा है वह दूसरी तरफ जाके प्लस होगा, जो उधर प्लस है वह इस तरफ आके माइनस होगा। तो 7x में से 5x घटेगा तो 2x, और दूसरी तरफ हो जाएगा 72। इसके बाद जो बाईं तरफ गुणा हो रहा है वह दूसरी तरफ जाके भाग होगा और कट जाएगा, और x बराबर आ जाएगा 36, यानी एक पुस्तक का मूल्य जो है वह 36 है। अगला प्रश्न है, 3 क्रमागत संख्याओं का योग जो है, क्रमागत संख्या यानी एक के बाद एक वाली संख्या, अगर पहली संख्या x है तो दूसरी x+1, तीसरी x+1+1 यानी x+2 हो जाएगी। द्वितीय क्रमागत संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यह आपकी क्रमागत संख्याएं हैं, इनका योगफल जो है वह 87 दिया हुआ है, तो आप इसको सिंपली इसी में जोड़ लेंगे तो x 3 बार है तो 3x हो जाएगा, और जो 1+2 यानी 3 है यह आपके न्यूमेरिक है तो दूसरी तरफ जाके घट जाएंगे और 84 हो जाएगा, और फिर 3 इधर गुणा हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके भाग हो जाएगा, और x की वैल्यू आ गई 28, यानी पहली संख्या 28 आई, परंतु हमें दूसरी संख्या चाहिए तो वह हो जाएगी x+1 यानी 28 + 1 29। अगला प्रश्न है, एक आयत की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर, आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों परिमाप का मतलब होता है सभी साइडों को बस जोड़ दो, तो 10 + 6 16, इसी प्रकार 16 में यह 10 जोड़ दें और फिर इस 10 में यह 6 जोड़ दें, या फिर आप इसको फॉर्मूले से कर सकते हैं 2l + b, तो 2l + b, तो 10 6 16, 16 × 2 यानी 32 आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक बर्तन में 7800 सेंटीमीटर क्यूब पानी है, बर्तन में कितने लीटर पानी है। तो दोस्तों इसके लिए आपको फॉर्मूला ज्ञात होगा कि 1000 तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर हो रहा है, 1 लीटर होता है। तो आपसे 7800 सेंटीमीटर पानी की बात कर रहा है, यानी आप यहाँ पे कैसे भी 7800 ला दीजिए। तो आप क्या करेंगे, इसमें 7.8 से गुणा कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 7800 सेंटीमीटर क्यूब, और इधर उतने से गुणा कर रहे हैं तो दूसरी तरफ से भी उतने से ही गुणा करेंगे, तो आपका आ जाएगा 7.8 लीटर, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, जो प्रश्न संख्या है 49, भाग की संक्रिया को समझाइए। तो दोस्तों जो क्या होता है, आपको फॉर्मूला पता होगा भाजक दोस्तों, या फिर इसी एग्जाम्पल से समझ लीजिए, जैसे 4 × 5 = 20 होता है, इसी प्रकार जो यह रिजल्ट आता है, इसी में हम जिससे गुणा कर रहे हैं या जिसको गुणा कर रहे हैं उससे भाग कर दें तो वही पुनः आ जाता है, यही आपकी संक्रिया होती है। गुणन में तत्सम अवयव होता है, तो दोस्तों वह होता है वन्य। अगला प्रश्न है, साहचर्य प्रगुण क्या होता है। तो 3 पूर्ण संख्याओं को जोड़ते समय किन्हीं 2 का समूह पहले ही बना लेने से योगफल पर कोई असर नहीं पड़ता। पूर्ण संख्याओं में यह योग संक्रिया का साहचर्य प्रगुण होता है, जैसा कि अभी मैंने एक एग्जाम्पल में बताया था कि किस प्रकार गुणा में होता है, परंतु एडिशन में ऐसा कुछ नहीं होता है, यही आपका साहचर्य प्रगुण होता है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं। तो जो गणना में इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे 1 2 3 4, उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। पूर्णांक क्या होते हैं दोस्तों, तो वह ऋणात्मक और प्राकृतिक संख्या साथ ही साथ शून्य को मिला लें तो वह पूर्णांक होता है। जैसे सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे माइनस की ले लें, शून्य को ले लें और प्लस की ले लें। घन पूर्णांक क्या होते हैं, जैसे इसी में जो प्लस के हैं उनको ले लेते हैं तो घन पूर्णांक कहलाता है। ऋण पूर्णांक क्या हो जाएंगे दोस्तों, जो माइनस वाले हैं उनको लेते हैं तो ऋण पूर्णांक हो जाएगा। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हों उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 11 के 2 फैक्टर हैं 1 और 11, 7 के भी 2 हैं 1 और 7, 3 के भी 2 हैं 1 और 3, परंतु भाज्य संख्याएं वह होती हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे 8 के हैं 1 8 और 2 4, इसी प्रकार 6 के भी 2 से ज़्यादा हैं और 4 के भी 2 से ज़्यादा हैं, परंतु जो यहाँ 2 लिखा है दोस्तों यह एक अभाज्य संख्या है। अगला प्रश्न है, समापवर्त क्या होते हैं। तो दोस्तों जैसे दिए हुए संख्या है 2
और 3 दिया हुआ है, तो इनका समापवर्त हो जाएगा 6। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। सजातीय व्यंजन किसे कहते हैं, यानी सेम टर्म हो या सेम चर हो, जैसे एक्स है, जो इक्वेशन दी हुई है उसमें सिर्फ एक्स है तो वह सजातीय हो जाएगा, या फिर सिर्फ वाई है तो वह सजातीय हो जाएगा, परंतु एक्स और वाई दोनों आ जाते हैं तो वह विजातीय हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वसमिका क्या है दोस्तों, तो चर राशि में ऐसा जिसमें दोनों पक्ष बराबर हों उसे सर्वसमिका कहते हैं। जैसे यह 3x प्लस 5 है और इधर क्या है दोस्तों 5x माइनस 2x प्लस 5, यानी इधर भी 3x प्लस 5 है, क्योंकि 5x में से 2x घटेगा तो 3x बचेगा। अगला प्रश्न है, ए बी ए सी ए डी के गुणनखंड कीजिए। तो दोस्तों आप सभी में ए देख रहे हैं, ए को कॉमन ले लीजिए और यही आपका गुणनखंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसका गुणनखंड कीजिए। तो दोस्तों यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो ए माइनस बी ए प्लस बी इसका उत्तर हो जाएगा। त्रिभुज की सर्वांग समता की शर्तें क्या होती हैं, तो दोस्तों भुजा 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 और इसके अलावा भुजा कोण भुजा और इसके अलावा कोण भुजा कोण जो होती है यह सर्वांग समता की 3 शर्तें होती हैं। अगला प्रश्न है, पूर्ण संख्या 6, 9 और 11 लेकर गुणा के साहचर्य का नियम की पुष्टि कीजिए। तो दोस्तों इसमें क्या करना है, पहले इन दोनों को आपस में गुणा करना है, फिर इससे गुणा कर देना है, फिर क्या करना है, इन दोनों को आपस में गुणा करना है, फिर इससे गुणा कर देना है। जैसा कि आप देख रहे हैं यह गुणा में होता है और इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यही साहचर्य का नियम होता है। अगला प्रश्न है, यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 26 और 12 हैं तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसके लिए फॉर्मूला होता है हाफ विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्णों को गुणा कर देंगे और उसका आधा कर देंगे तो वही आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो 156 वर्ग सेंटीमीटर उत्तर हो जाएगा। एक घन की कोर 14 सेंटीमीटर है, यानी आपका कोई घन है जिसकी कोर मतलब भुजा जो दी हुई है वह 14 सेंटीमीटर की दी हुई है, तो आयतन ज्ञात करें। तो दोस्तों वर्ग में आयतन होता है भुजा का क्यूब, तो 14 का क्यूब कर देंगे जो उत्तर आ जाएगा 2744। अगला प्रश्न है दोस्तों, आयत किसे कहते हैं, तो आयत वह होता है जिसके सामने सामने की भुजा बराबर होती है। इसके अलावा जो यह कोण बनता है वह 90 डिग्री का बनता है। इसके अलावा यहाँ फॉर्मूले लिखे हुए हैं जो आप चाहें तो लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ग किसे करते हैं, तो वर्ग के सारे साइडें बराबर होती हैं और यह जो एंगल होता है यह 90 डिग्री का बनता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र बताइए, तो हाफ बेस इंटू हाइट। अवर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं दोस्तों, तो अवर्गीकृत आंकड़े वह होते हैं जो किसी भी ऑर्डर में नहीं होते हैं, अवर्गीकृत होते हैं, मतलब ऐसे अव्यवस्थित आंकड़े जिनको देखकर तुरंत कोई निष्कर्ष निकलना संभव नहीं होता है। वहीं अगला प्रश्न है, वर्ग अंतराल किसे कहते हैं, तो दोस्तों यह जो वे समूह जिनके द्वारा आंकड़ों को विभक्त किया जाता है वर्ग अंतराल कहलाते हैं। जैसे 0 से 5, फिर 5 से 10, 10 से 15। बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी होती है, दिए गए आंकड़े में आने वाले प्रत्येक आंकड़ों की कुल संख्या उस आंकड़ों की बारंबारता होती है। अगला प्रश्न है, इसका गुणनखंड करना है दोस्तों, तो एक्स वाई आप कॉमन देख रहे हैं तो कॉमन ले लेंगे, उसके बाद कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा जो ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है। अगला प्रश्न है, एक बगीचे में इतने पौधे लगे हुए हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं जितने बगीचे में कुल पंक्तियाँ हैं। यानी आप समझ लीजिए कि अगर आपके 4 पौधे हैं तो जितने पौधे लगे हैं, जैसे इधर मान लीजिए 2 पौधे लगे हैं तो पंक्तियाँ भी 2 होंगी, यानी अगर ये पौधे 2 लगे हैं तो पंक्तियाँ भी 2 ही होंगी, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 2025 दिया हुआ है, तो यहाँ से स्क्वायर उधर जाएगा तो एक्स बराबर 45 उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, एक वर्गाकार तार का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर है, इसे मोड़कर आयत बनाया जाए। यानी एक वर्गाकार तार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल वर्गाकार का है तो साइड स्क्वायर हो जाएगा, तो साइड स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर बराबर 144 है, तो यह अंडर रूट होकर भुजा आ जाएगी आपकी 12। ठीक है, इस प्रकार 12 12 12 12 का तार लगा हुआ है, फिर इसे मोड़कर आयत बनाया जाता है, यानी इसे इसी प्रकार ले जाते हैं और इसकी लंबाई 16 हो जाती है। यानी यहाँ 12 था, कुछ और बढ़ाकर यहाँ 16 कर देते हैं, तो उतना ही इधर कम करना होगा, फिर इधर फिर से 16 करना होगा
और इतना इधर कम हो जाएगा, यानी यह आपके दोनों 16-16 दिए हुए हैं, यह आपको ज्ञात करना है। तो दोस्तों जो 12 भुजा आया है उससे हम परिमाप निकाल लेंगे, जिसकी जो तार होगा वह कितना लंबा है वह पता चल जाएगा। तो 12 गुणे 4 कर देंगे तो 48 आ जाएगा, यानी 48 सेंटीमीटर का हमारा तार है। और ये 16-16 32 हो गया है, यानी 32 हमारी लेंथ आ चुकी है। तो यह कितना बचा, 6 और 1 यानी 16 बचा जो हमारा ब्रेथ होगा। और 2 ब्रेथ हैं तो इसको 2 से भाग कर देंगे तो यह 8-8 के आ जाएंगे, यानी उसका उत्तर आएगा 8 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, एक कक्षा में 3x² + 5x - 9 बालक एवं x² + 5x + 4 बालिकाएं पढ़ती है। कक्षा में बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से कितनी अधिक है। तो बालकों की संख्या अधिक है ना, तो बालकों में से हम बालिकाओं की संख्या को घटा देंगे तो बालिकाओं की संख्या के सारे चिन्ह बदल जाएंगे। उसके बाद x² को x² के साथ, x को x के साथ और बिना चर वाले को बिना चर के साथ हल कर लेंगे तो उत्तर आ जाएगा 2x² - 13। अगला प्रश्न है दोस्तों, समांतर माध्य 7 यह दिया हुआ है, इसका समांतर माध्य 7 है तो x का मान ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य निकालने का तरीका होता है, सबको जोड़ दो और कितने हैं 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग कर दो बराबर 7। तो यह इधर भाग हो रहा है तो उधर जाके गुणा हो जाएगा, यानी इन सब का जोड़ बराबर 35 हो जाएगा। और इनको जोड़ेंगे तो 11 + 9 20 और 5 3 18, यानी 28x। तो इधर जाके 28 घट जाएगा तो आ जाएगा 7, यही x की वैल्यू आ जाएगी। अगला प्रश्न है 9x, यह आपको दिया हुआ है, इसमें x का मान ज्ञात करना है। तो जो मध्य पदों का गुणनफल होता है वह बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है, तो x² बराबर 9 गुणे 16 हो जाएगा। और यहाँ स्क्वायर हट के यहाँ अंडर रूट होगा तो 3 गुणे 4 हो जाएगा, यानी उत्तर आपका 12 आ जाएगा। अगला प्रश्न है, रेखीय समीकरण क्या होता है। तो ऐसा समानता सूचक कथन जिसमें प्रयुक्त चर की घात 1 हो, जैसे जो x दिया हुआ है इसकी घात 1 है तो यह रेखीय समीकरण होगा। अगला प्रश्न है, इसको हल करना है तो यह 1 इधर है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा और घट जाएगा तो x बराबर 1 उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, x - 4 x + 7 का गुणनफल क्या होगा दोस्तों। तो इसको आप सिंपली इस प्रकार से गुणा कर देंगे तो यही आपका उत्तर आ जाएगा x² + 3x - 28। सर्वसमीका क्या होता है। तो दोस्तों जो बाईं तरफ होता है वह दाईं तरफ के बराबर होता है, उसे हम सर्वसमीका कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप इसे देख सकते हैं। और इसमें क्या होता है, जैसे जैसे हम बाईं तरफ x की वैल्यू रखते जाते हैं दाईं तरफ भी रखेंगे तो दोनों हमेशा बराबर आएंगे। अगला प्रश्न है 86, सर्वसमीका का प्रयोग 51² का मान ज्ञात करने में कीजिए। तो दोस्तों इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, जैसे 51 है तो 50 + 1 कर लेंगे, क्योंकि a + b का होल स्क्वायर भी सर्वसमीका के ही रूप में लिखा होता है। इसी प्रकार अगर 49 होता तो 50 - 1 करते और उसके बाद इस फॉर्मूला को लगा देते। अगला प्रश्न है, दो परिमेय संख्याओं का योगफल दिया हुआ है, जिसमें से एक परिमेय संख्या इतनी है तो इसमें हम दूसरी परिमेय संख्या जोड़ लेंगे तो यह आ जाएगा। तो यह माइनस का है तो दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, और जब हम इसको एलसीएम लेके हल करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा दोस्तों -1/18। अगला प्रश्न है, एक वर्गाकार खेत की भुजा दी हुई है, इतने मीटर खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, जबकि x बराबर -3। तो -3 हम यहाँ रख देंगे तो 3 × 9 यानी -9 + 17, यानी जब हम इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 8। और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा स्क्वायर होता है, यानी 8 का स्क्वायर बराबर 64 आ जाएगा। अगला प्रश्न है 12/5 बराबर 2/5 + 2x/5 का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों जो दाईं तरफ है उसका आप एलसीएम ले लीजिए तो 5 ही आएगा, और दोनों तरफ हर में 5 है तो कट जाएगा और हमारा 12 बराबर 2x + 2 बचेगा। इधर से 2 उधर जाएगा तो उधर 10 बचेगा, फिर यह गुणा हो रहा है तो भाग करेगा तो 5 बचेगा, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 114, 380 और 133 का मसप ज्ञात करना है। तो दोस्तों इस प्रकार आप सभी के फैक्टर निकाल लीजिएगा और इसमें से जो कॉमन 19 है यही आपका एचसीएफ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित चित्र में आपको ए बी बराबर बी डी दिया हुआ है, यानी ए बी बराबर ए सी बराबर बी डी दिया हुआ है।
BD दिया हुआ है और BC बराबर AD दिया हुआ है, तो निम्नांकित कथनों में कौन सत्य है। तो दोस्तों इसको इसी ऑर्डर में लिखना होता है, यानी अगर आप AC से शुरू कर रहे हैं तो दूसरी तरफ इस सर्वांग का चिन्ह लगाते हुए दूसरी तरफ BD से शुरू करेंगे। तो आप इसमें देखेंगे तो जो AB है वह किसके इक्वल है, AB के इक्वल है, यानी यह कॉमन है। फिर जो BC है वह किसके इक्वल है, तो वह BD के इक्वल है। BC वह किसके इक्वल है दोस्तों, तो इसका उत्तर हो जाएगा AB हो गया। BC जो है वह BD के इक्वल नहीं है, तो इसका यह होगा AB जो है वह BD नहीं, तो AB जो है BA और BC जो है वह AD के बराबर है। तो इसका ऑप्शन जो है वह थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। -4 और ब्रैकेट में 4 - 17 + 10 × 3 - 5 लिखा है, इसको सरलतम रूप में करना है। तो दोस्तों बॉड मास से हम इसको पहले गुणा कर लेंगे और ब्रैकेट को हटा देंगे, और इसके बाद जब हम सभी को हल करेंगे तो 38 उत्तर आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपका जो गणित का है वो सारे अति लघु प्रश्न खत्म हो जाते हैं। तो इस वीडियो को अपने सहपाठियों के साथ शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दें। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।